हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग सीरीज का दूसरा भाग है, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे द ब्लैक एरोप्लेन की रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली कहानी पर। यह कहानी प्रसिद्ध लेखक फ्रेडरिक फोर्सिस द्वारा लिखी गई है। इसमें एक पायलट के साहसिक संघर्ष की दास्तान है, जो अपनी जान बचाने के लिए तूफानी बादलों और कठिन परिस्थितियों से जूझता है। तो चलिए जानते हैं कि इस अनोखी उड़ान में क्या क्या घटित हुआ। द ब्लैक एरोप्लेन। चांद पूरब से मेरी दिशा में चुपके से आ रहा था और ऊपर साफ आकाश में तारे जैसे नन्हे मुट्ठी भर हीरे चमक रहे थे। आकाश में कोई बादल नहीं थे और रात का शांत माहौल मन को सुकून दे रहा था। मैं अकेले अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज में ग्रामीण इलाकों के ऊपर से उड़ रहा था। एक अद्भुत स्वतंत्रता का एहसास था, जैसे पूरे आकाश का मालिक मैं ही हूँ। मैं फ्रांस से इंग्लैंड लौट रहा था और मन में अपनी छुट्टियों के सपने बुन रहा था, साथ ही परिवार के साथ बिताए वक्त की उम्मीद कर रहा था। घड़ी पर नजर डाली, समय था सुबह के 1:30 बजे। मुझे जल्दी पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, मैंने सोचा। जैसे मैंने हवाई जहाज की नाक के पीछे देखा, मुझे दूर एक बड़े सर की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा हूँ, ओवर। रेडियो से तुरंत एक आवाज आई, DS-088, मैं आपको सुन सकता हूँ। अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में मुड़ना चाहिए। DS-088, ओवर। मैंने मानचित्र और कंपास की जांच की, फिर अपने दूसरे और अंतिम ईंधन टैंक पर स्विच किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। यह तो बस एक आसान उड़ान थी। पेरिस मेरे पीछे लगभग 150 किलोमीटर दूर था जब मैंने बादलों को देखा। तूफान के बादल, वे इतने विशाल थे कि वे आकाश में काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे। मुझे यह महसूस हुआ कि मैं इनके ऊपर उड़ने का जोखिम नहीं ले सकता और उत्तर या दक्षिण में इन बादलों के चारों ओर उड़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन घर लौटने का मन कर रहा था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने ठान लिया और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान की ओर मोड़ दिया। बादलों के अंदर अचानक सब कुछ घना और काला हो गया। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। पुराना डकोटा हवाई जहाज हवा में बेतहाशा उछलने लगा और मुड़ने लगा। मैंने कंपास की ओर देखा और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास गोल गोल घूम रहा था, वह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मेरे सभी यंत्र अचानक काम करना बंद कर चुके थे। हृदय में घबराहट बढ़ रही थी। मैंने रेडियो चालू किया, पेरिस नियंत्रण, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैंने घबरा कर कहा। कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी डेड हो चुका था। मेरे पास न तो रेडियो था, न ही कंपास, और मैं यह भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ जा रहा था। तूफान में मैं पूरी तरह से खो गया था। फिर अचानक काले बादलों के बीच मैंने एक और हवाई जहाज देखा। इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इसे तूफान के बीच से मेरे बगल में उड़ते हुए देख सकता था। मुझे पायलट का चेहरा दिखाई दिया, वह मेरी ओर मुड़ा था। उसे देखकर एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने एक हाथ उठाया और मेरी ओर इशारा करते हुए हिलाया। मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था। वह जानता है कि मैं खो गया हूँ, मैंने सोचा। वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने हवाई जहाज को धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ दिया ताकि मेरे लिए उसका अनुसरण करना आसान हो। जैसे ही वो उड़ा, मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब हवाई जहाज के पीछे जाने के लिए तैयार हो गया। यह अजीब सा एहसास था। एक तरफ मुझे लगता था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और दूसरी तरफ उस अनजान साथी पायलट पर विश्वास करने का साहस जुटाना भी एक चुनौती थी। पर किसी तरह उसकी उपस्थिति मुझे एक उम्मीद दे रही थी, एक रास्ता दिखा रही थी। आधे घंटे के बाद भी वो अजीब काला हवाई जहाज मेरे सामने बादलों में उड़ रहा था। अब पुराने डकोटा के आखिरी टैंक में केवल 5 या 10 मिनट के लिए उड़ान भरने का ईंधन बचा था। मेरे अंदर फिर से डर का एक ठंडा साया फैलने लगा। लेकिन तभी वो काला हवाई जहाज अचानक नीचे की ओर मुड़ा और मैंने उसका पीछा करते हुए तूफान से बाहर निकलने की कोशिश की। अचानक मैं बादलों से बाहर निकल आया और मेरी आंखों के सामने 2 लंबी सीधी रेखाएं नजर आईं। यह एक रनवे था, हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। एक गहरी राहत की सांस ली और फिर मैं काले हवाई जहाज को ढूंढने के लिए मुड़ा, सोचते हुए कि अब उसे धन्यवाद कर सकता हूँ। लेकिन आकाश में कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज जैसे हवा में विलीन हो गया था। मैं चारों ओर देखता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं था। मैंने डकोटा को उतारा और नियंत्रण टावर की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि मुझे पीछे मुड़कर जाने का कोई अफसोस नहीं था। जैसे ही मैं कंट्रोल सेंटर में पहुंचा, मैंने महिला से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और उस दूसरे पायलट का क्या नाम था। मुझे उसे धन्यवाद देना था। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर हल्का सा हंसते हुए बोली, एक और हवाई जहाज इस तूफान में? आज रात कोई और हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। तुम्हारा केवल एक ही हवाई जहाज मैंने रडार पर देखा था। मैं चुप था। यह क्या था? कौन था वह काला हवाई जहाज? वह पायलट जिसने मुझे बिना कंपास, रेडियो या ईंधन के बावजूद सुरक्षित रूप से यहाँ तक पहुंचने में मदद की। वह जो तूफान के बीच बिना किसी रोशनी के उड़ रहा था, क्या वह सिर्फ एक भ्रम था या कोई अदृश्य मददगार? सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे और इसका कोई हल नहीं था। तो दोस्तों, यह थी रोमांचक कहानी जिसने हमें सिखाया कि जब तक उम्मीद की एक भी किरण है, तब तक संघर्ष करना चाहिए। इस अनजानी मददगार पायलट ने हमें यह विश्वास दिलाया कि कभी कभी हमें सही दिशा दिखाने के लिए अदृश्य हाथ हमारी मदद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।